हेलो एवरीवन। ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सीरीज़ की एक और क्लास है जो कि बेस्ड है नॉर्मेटिव थ्योरीज़ के ऊपर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू नॉर्मेटिव थ्योरीज़ पढ़ लिया है, जो पिछली क्लास में अवेलेबल है यूट्यूब पर ही। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि थ्योरीज़ क्यों बनाई जाती हैं कम्युनिकेशन की, या क्यों बनी थी, उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा था। उनकी वर्किंग देखी थी कि थ्योरीज़ कैसे काम करती हैं जर्नलिज्म में। उनके पर्पस प्रिंसिपल्स देखे थे कि क्या किन सिद्धांतों को फॉलो करती हैं। उनकी इम्पोर्टेंस देखी थी कि जर्नलिज्म में उन थ्योरीज की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये देखा था कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में थ्योरीज से रिलेटेड क्या क्या आता है या क्या क्या आ सकता है। और हमने ये भी देखा था कि एनटीए किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें से निकालता है, या कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ऑथोरिटेरियन थ्योरी और लिबर्टेरियन थ्योरी की। ये दो मेजर थ्योरीज हैं जो नॉर्मेटिव थ्योरीज के अंदर आती हैं। टोटल 6 थ्योरी होती हैं। उन 6 में से जो फर्स्ट 2 थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, जो फर्स्ट 2 नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हैं फर्स्ट इज ऑथोरिटेरियन थ्योरी एंड सेकंड इज लिबर्टेरियन थ्योरी। तो बेसिकली अगर हम एक बार रिवाइंड करने के लिए पढ़ें तो कम्युनिकेशन थ्योरीज का जो मेजर पर्पस होता है वो होता है जर्नलिज्म की आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करना। किस देश में कौन सी जर्नलिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाएगा, उसको दिखाती है नॉर्मेटिव थ्योरी। जैसे दुनिया में 1000 देश अगर होते तो हर देश में डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नलिज्म की प्रैक्टिस होती है। जैसे भारत में एक अलग तरीके का जर्नलिज्म होता है, अमेरिका में अलग होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग होता है, अरेबिक कंट्रीज़ में अलग होता है, कोरिया की साइड अलग तरीके का जर्नलिज्म होता है। तो ये जो अलग अलग टाइप ऑफ जर्नलिज्म है, जो प्रैक्टिस हो रही है अलग अलग टाइप के जर्नलिज्म की, वो सब किसी ना किसी नॉर्मेटिव थ्योरी पर ही बेस्ड है। कोई एक थ्योरी को फॉलो करता होगा कोई एक देश। जैसे इंडिया को ऐसा माना जाता है कि इंडिया लिबर्टेरियन थ्योरी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी को अडॉप्ट करके जर्नलिज्म करता है। आगे चल के हम ये बात भी करेंगे कि कैसे इंडियन मीडिया इन दो थ्योरीज को अडॉप्ट करके मीडिया प्रैक्टिसेस करता है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि ऑथोरिटेरियन थ्योरी और लिबर्टेरियन थ्योरी है क्या। अगर मैं बात करूं ऑथोरिटेरियन थ्योरी की, क्योंकि शुरुआत हमने वहीं से ही करनी है, तो ऑथोरिटेरियन थ्योरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कंट्री है ए, उसके ऊपर एक राजा बैठा है, किंग बैठा है, ठीक है। उस देश में जो मीडिया रेगुलेशंस होंगे, मीडिया रेगुलेशन, वो किस तरीके के होंगे, है ना। या ऐसे समझ लीजिए कि किसी ऐसे देश में जर्नलिज्म का होना जहां सत्ता में कोई एक पावर बैठी है, जिसको अथॉरिटी बोलेंगे। जो अथॉरिटी का मतलब है किंग। जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां किंग नहीं होता, वहां कोई एक सर्वे सर्वा नहीं होता। बहुत सारे सांसद होते हैं जो अलग अलग पार्टीज से चुन के आते हैं। वो पार्टीज बनाना एक इंडिपेंडेंस का सिंबल है कि सब आजाद हैं अपनी एक पार्टी बनाने के लिए और वोट लेने के लिए। देश की जनता भी आजाद है नेताओं को चुनने के लिए। लेकिन किसी ऐसे देश में जर्नलिज्म होना जहां जनता ने किसी को नहीं चुना है, जहां जनता के हाथ में भी नहीं है चुनना, वो किसी एक इंसान की सत्ता के अधीन है वो देश, वहां पर जो जर्नलिज्म होता है उसको ऑथोरिटेरियन जर्नलिज्म कहते हैं। या वहां पे ऑथोरिटेरियन नॉर्मेटिव थ्योरी फॉलो करी जाती है। अब ये कैसे काम करती है उसको आगे चल के हम पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं बिल्कुल एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो डेनिश मैक्विल ने इसको प्रपोज किया था, इन्होंने प्रपोज किया था, इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनेस्को डिबेट। तो बात कर लेते हैं ऑथोरिटेरियन मीडिया थ्योरी की। तो इसको जो प्रपोज किया था उसमें ये कई नाम आपको दिखाई देंगे
है ना। जैसे एक है थॉमस हॉब्स, एक है निकोलो मैकेवेली, एक है सीबर्ट, पैटरसन और स्क्रैम। क्लियर है। ये कुछ नाम है, इन नामों को एज इट इज याद रखना होता है कि ये पर्टिकुलर मीडिया थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो थॉमस हॉब्स और निकोला मैकेवेली। मैं इन नामों का इतिहास भी बता देता हूं कि इतने सारे नाम क्यों जुड़े हुए हैं। दरअसल ये जो दो नाम है, थॉमस हॉब्स और मैकेवेली, इन्होंने इस तरीके की एक मीडिया थ्योरी डिजाइन करने का प्रपोजल पहले से दिया हुआ था। यानी इन्होंने इस पे काम किया हुआ था, या इनके थॉट्स थे इस तरीके की मीडिया थ्योरी को क्रिएट करने के। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्योरी था कि किसी एक देश में इस तरीके का जर्नलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये चीज सबसे पहले थॉमस होब्स और निकोलो मैकेवेली ने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई थी, है ना, 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास। क्लियर है। उसके बाद जब मॉडर्न टाइम आया इन द ईयर 1956, तो ये जो तीन नाम है, सीबर्ट, पैटरसन और स्क्रैम, इन तीनों ने इसको डॉक्यूमेंट किया, फाइनली फॉर्मलाइज तरीके से पब्लिश कराया कि अगर किसी देश में इस तरीके का जर्नलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, ऑथोरिटेरियन टाइप का, जो हम अभी पढ़ेंगे कि कैसा हो रहा है, उसको, उस प्रैक्टिस को हम बोलेंगे ऑथोरिटेरियन मीडिया थ्योरी या ऑथोरिटेरियन नॉर्मेटिव थ्योरी। होता क्या है नॉर्मेटिव थ्योरी में, या इस नॉर्मेटिव थ्योरी में होता क्या है? पहला वर्ड है स्टेट पावर, दूसरा है मीडिया, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, थर्ड है कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, और फोर्थ है पब्लिक विद नो फीडबैक। एक एक करके समझते हैं। स्टेट पावर का मतलब होता है जब किसी देश का मीडिया उस देश की गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। डायरेक्ट कंट्रोल, स्टेट पावर उसी को कहते हैं जब उस देश की सत्ता में बैठे हुए जो बड़े लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे देश में प्रधानमंत्री है, तो अगर मीडिया सिर्फ प्रधानमंत्री के ही कंट्रोल में हो, उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं है खबरों को दिखाने की, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, समाज को सही चीजें दिखानी है नहीं दिखानी है, लेकिन सिर्फ स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, तो उसको कहते हैं ऑथोरिटेरियन मीडिया। यानी वो किसी अथॉरिटी के अंदर सप्रेस्ड तरीके से काम करता है, दबाव में काम करता है सरकार के। थर्ड है कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, इसी में जो अगला पॉइंट है कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, यानी सिर्फ वही खबरें आगे जाएंगी, वही खबरें पब्लिक के पास जाएंगी जो सेंसर्ड होंगी। सेंसर्ड का मतलब है कि पहले गवर्नमेंट उनको एक बार चेक करेगी कि क्या वही खबरें जा रही हैं जो हम चाहते हैं आगे ले जाना। जैसे कोई भी डिक्टेटर कंट्री है ना, मान लीजिए कोई डिक्टेटर कंट्री है, अब वहां पे एक तानाशाह बैठा है, हिटलर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हिटलर ये थोड़ी चाहेगा कि उस देश में जो जर्नलिज्म हो वो इंडिपेंडेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होगा तो फिर तो आम आदमी को सब कुछ पता चल जाएगा, मीडिया सब कुछ दिखा देगा, सच्चाई दिखा देगा। ऐसा कोई भी डिक्टेटर नहीं चाहेगा, इसीलिए इसको ऑथोरिटेरियन बोला गया कि किसी एक की अथॉरिटी के अंदर है, और वो एक कौन है? स्टेट पावर, जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, जो सबसे बड़ी सरकार है, सिर्फ उसके अधीन है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस दे रखी है या फ्रीडम दिया हुआ है, किसी को कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेट पावर और कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन वही जाएगी जो स्टेट चाहेगा, स्टेट मतलब सरकार चाहेगा, वही इंफॉर्मेशन आगे रिलीज करी जाएगी। पब्लिक विद नो फीडबैक, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री में इंफॉर्मेशन एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन होती है जहां पब्लिक को अपने ओपिनियंस देने का राइट हो, है ना, यानी पब्लिक ओपिनियन मैटर करता हो, है ना। और फीडबैक किसको कहते हैं? अगर फीडबैक की डेफिनेशन दें इस सिचुएशन में, तो फीडबैक कहेंगे कि मीडिया ने कुछ बोला,
मीडिया से वो गया पब्लिक के पास। अब पब्लिक को भी अधिकार है कि वो वापस में कुछ बोले या कुछ भी रिएक्ट करे, लेकिन ऑथोरिटेरियन मीडिया थ्योरी क्या कहती है कि पब्लिक को बताई गई खबर के ऊपर रिएक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार हो ही नहीं सकता। मीडिया ने जो बोला है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो और बस, उसके अलावा कोई अधिकार मीडिया को नहीं होता। इस तरीके की जो मीडिया थ्योरी होती है, यानी ऑथोरिटेरियन थ्योरी जो कहती है कि कोई भी अधिकार पब्लिक को नहीं है रिएक्ट करने का, वापस कोई भी बात नहीं बोल सकता, जो बोल दिया गया है वही सुनो, एक्सेप्ट करो। जैसे आज की डेट में नॉर्थ कोरिया में होने लग रहा है। पहली बात तो जनता वो देखेगी जो किम जोंग उन चाहेगा। दूसरी बात, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन होगी कि उतनी ही खबर जनता तक पहुंचाई जाए जितनी किम जोंग उन चाहता है कि जनता तक पहुंचे। तीसरा, पब्लिक रिएक्ट नहीं कर सकती, जिसने रिएक्ट करा उसको सजा मिलेगी, 3 पीढ़ियों को सजा मिलेगी। दिस इज कॉल्ड ऑथोरिटेरियन मीडिया थ्योरी। किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है, बस जो सरकार के कंट्रोल्ड वाला सरकारी मीडिया चैनल है उस पर जो दिखा दिया जाएगा वो एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा वहां की जनता को। इसके कुछ प्रिंसिपल्स या मेजर काम देख लेते हैं कि इस तरीके की मीडिया क्या करती है। फर्स्ट इज मीडिया एग्जिस्ट टू सपोर्ट एंड एडवांस द पॉलिसीज ऑफ स्टेट। क्लियर है कि मीडिया सिर्फ देश में इसलिए है कि जो सरकार की नीतियां हैं उनको सपोर्ट कर सके, है ना। जैसे इंडिपेंडेंट नेशंस में क्या होता है, जैसे इंडिया इज अ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोवरेन कंट्री। खुद के अधिकार, खुद के नियम कानून कायदे खुद से बना सकता है जनता की राय के साथ या जनता को सेंटर में रख के। अगर कोई ऐसा कानून बन जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए सरकार से जो जनता को पसंद ना आए, तो जनता आंदोलन कर सकती है, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जैसे कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं, अभी यूजीसी वाला जो नया बिल आया था, नया ड्राफ्ट आया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। किसानों के लिए जो फार्मर बिल बने थे सरकार को वापस लेने पड़े। क्यों लेने पड़े? क्योंकि जो सरकार की बनाई पॉलिसी थी उसको जनता ने नहीं माना, जनता ने विद्रोह किया, उसको वापस लेना पड़ा। मीडिया ने जनता का साथ दिया, जनता की सच्चाइयों को दिखाया और वो वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रिएक्ट करने का अधिकार है कानूनों के ऊपर। लेकिन ऑथोरिटेरियन मीडिया थ्योरीज में ये नहीं होता। मीडिया होती ही इसलिए है कि सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसको और ज्यादा फोर्स के साथ लोगों तक थोपा जाए, सरकार को सपोर्ट किया जाए, इसीलिए इसको ऑथोरिटेरियन थ्योरी कहते हैं। प्रेस फ्रीडम इज सबऑर्डिनेट टू अथॉरिटी ऑफ रूलर। जो भी मीडिया की आजादी है वो किसी एक रूलर के अंडर, रूलर हो सकता है, किंग हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है ना, कोई एमिरेट्स हो सकते हैं, एमिरेट ये हो सकते हैं जो अरबिक कंट्रीज में होते हैं, इन्हीं के अंडर होगा पूरा का पूरा मीडिया। इनसे बाहर नहीं जा सकता। जो ये चाहेंगे वही बोला जाएगा, जैसा ये चाहेंगे वैसे ही बोला जाएगा, और जितना चाहेंगे उतना ही बोला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बोला जाएगा। एक तरीके से ऑथोरिटेरियन प्रेस को पपेट ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं कि सरकार की कठपुतली है ये। मीडिया सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना सरकार चाहेगी। क्लियर? लाइसेंसिंग सिस्टम यूज टू कंट्रोल पब्लिकेशन। लाइसेंसिंग सिस्टम क्या होता है कि मीडिया हाउस को शुरू करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लस पब्लिकेशन पे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी पब्लिक करना है, कुछ भी पब्लिसाइज करना है, जनता को दिखाना है, तो उसकी सेंसरशिप होगी, लाइसेंस बनेगा कि हम ये दिखाने जा रहे हैं, क्या हम दिखा सकते हैं। उसके बाद सरकार चेक करेगी कि क्या ये हमारे फायदे में है या नहीं है। अगर फायदे में है तो आगे परमिशन दी जाएगी कि हाँ आप इसको दिखा सकते हो, वरना उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा। इसीलिए लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है। इससे रिलेटेड एक एक्ट ब्रिटिश इंडिया ने
इंडिया के लोगों के ऊपर या इंडियन प्रेस के ऊपर पहले लगाया था, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं, कि मीडिया में वही दिखाया जाएगा, न्यूज़पेपर में वही प्रिंट किया जाएगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी। इसी को लाइसेंसिंग बोलते हैं, कि हर चीज़ के लिए जो दिखाना है, जो लिखना है, जो बोलना है, कोई फोटोग्राफ दिखाना है, उस सब के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी, जिसको उस सरकार का कोई आदमी, कोई अफसर ही क्रॉस चेक करेगा कि ये सरकार के फायदे में है या नहीं है। सेंसरशिप प्रिवेंट्स क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स अगर सेंसरशिप होगी तो अगर कोई इंसान या कोई न्यूज़पेपर या कोई टेलीविज़न या कोई रेडियो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा होगा तो उसको रोक दिया जाएगा। बेसिकली सरकार के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता, सरकार से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, सरकार से आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते, जो बोल दिया दैट इज़ फाइनल। क्लियर? ओनरशिप लाइज विद स्टेट और लॉयल एलिट्स, ये तो होगा ही। उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिलेगा, उन्हीं लोगों को मीडिया हाउस शुरू करने की परमिशन मिलेगी जो सरकार के लॉयल होंगे, एकदम चटुकार होंगे और सरकार के हित में काम करेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को ही मीडिया हाउस शुरू करने की परमिशन मिलेगी, जो सरकार के करीबी हैं या उस रूलर के करीबी हैं और जो उस रूलर के हित में काम करेंगे। जैसे हिटलर ने अपना खुद का एक पीआर पर्सनल रखा हुआ था, जो उसके जो प्रोपोगेंडा एडवर्टाइजमेंट होते थे ज्यूज के अगेंस्ट या उन सब चीज़ों को प्रमोट करना कि जो हिटलर करने लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और आप जो आर्यन लोग हैं, जो ब्लू आई जर्मन्स हैं, वही इस दुनिया में रहने योग्य हो। तो ऐसा जो प्रोपोगेंडिस्ट था हिटलर का, वो इसका एक सटीक एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट भी यही है, मीडिया एक्ट्स एज अ प्रोपोगेंडा मैकेनिज्म। ऑथोरिटेरियन थ्योरी में जो मीडिया होता है वो प्रोपोगेंडा क्रिएट करने का काम करता है। प्रोपोगेंडा किसको कहते हैं? जब सरकार की सिर्फ सच्चाई दिखाई जाए और जनता को उन मुद्दों से दूर रखा जाए जो सही हैं, वास्तविक हैं और उनके हित में है। या प्रोपोगेंडा एक तरीके से कह सकते हैं मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट होता है, मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट, है ना। किसी एक बात को ऐसा मुद्दा बना देना कि लोग बिल्कुल अंधे ही हो जाएं, है ना, कि लोगों को पता ही ना चले कि सच क्या है, झूठ क्या है। वो बस एक रूलर के अधीन हो जाएं, सिर्फ उस बात को सुनकर जो उस रूलर ने मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कराई है। दैट इज प्रोपेगेंडा, है ना। एक तरीके से झूठी खबरें चलाना, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए कोई ऐसी बातें करना या कराना या फैलाना जो रूलर के हित में हो। क्लियर? जर्नलिस्ट अकाउंटेबिलिटी टू अथॉरिटी नॉट पब्लिक, यानी जो पत्रकार होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब वही किंग। वो पब्लिक को सेंटर में नहीं रखते कि समाज के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा या समाज इस खबर को कैसे देखेगा। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि राजा को कैसा लगेगा, किंग को कैसा लगेगा। उनकी सीधी रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ होती है कि अगर हमने ये लिखा है तो ये राजा के लिए फायदेमंद है या नहीं है। जनता का जो जनता के मुद्दे हैं या जो जनता की डिमांड है या जो जनता को सोचने का नजरिया है या जनता को वाकई देखना चाहिए, उस चीज से मतलब नहीं है ऑथोरिटेरियन प्रेस को। ऑथोरिटेरियन प्रेस को चाहिए कि राजा खुश होना चाहिए या राजा के हित में बात करनी है। ट्रुथ इज डिफाइंड बाय दोज इन पावर, जो सत्ता में है वही है जो सच को फैलाएंगे। स्प्रेडिंग ट्रूथ, स्प्रेडिंग द फॉल्स ट्रूथ इन द बेनिफिट ऑफ स्टेट। वही सच है जो पावर में बैठा हुआ इंसान बोल रहा है, बाकी कुछ सच नहीं है। सच को छुपाया जाएगा, दबाया जाएगा, जैसा कि आजकल होने लग रहा है ना। हिस्टोरिकल यूज इन ट्यूडर इंग्लैंड एंड सैरिस्ट रशिया। सैरिस्ट रशिया में जब जार सिस्टम होता था, जब वहाँ जार होते थे यानी राजा होते थे, तो
जनता तक वो खबरें रोकने के लिए, या जो ट्यूडोर इंग्लैंड की बात है ना, ऐसे समय में क्या होता था कि वही चीजें पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया जाता था जो वहां का राजा चाहता है, या वैसे पहुंचाई जाती थी जैसे वहां का राजा चाहता है ना। जैसे रशिया में कितने सारे जो हैं डिक्टेटर हो रखे हैं, जैसे जोसेफ स्टालिन इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप इन रशिया, है ना। तो वहाँ का जो सिस्टम था वो ये था कि या तो आप स्टालिन के पक्ष में बोलो, अगेंस्ट ना तो बोलने की परमिशन है, ना बोलने दिया जाएगा, और अगर बोले तो पनिशमेंट है। तो आप या तो स्टेट के, मतलब स्टालिन के लॉयल रहो, तब आप मीडिया शुरू कर सकते हो या चालू कर मीडिया का काम कर सकते हो, वरना आप मारे जाओगे, है ना। तो इन देशों में जैसे अगला एग्जांपल है, इट्स नाजी जर्मनी एंड फासिस्ट इटली। तो नाजी जर्मनी मतलब हिटलर, और इटली मतलब मुसोलिनी। दोनों प्राइम एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने देश में ऑथोरिटेरियन प्रेस को प्रैक्टिस किया। एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो इन दोनों से बाहर हो, मुसोलिनी की पहुंच, मुसोलिनी के चाहत से या हिटलर की चाहत से। जो ये चाहेंगे वही आगे जनता को दिखाया जाएगा, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो ना हो। तो ये 4 एग्जाम्पल, एक ट्यूडर इंग्लैंड, एक सारिस्ट रशिया, नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली, है ना। इन थ्योरीज को भी हम आगे चल के पढ़ेंगे जर्नलिज्म में, नासिज्म और फासिज्म की थ्योरी को भी पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म भी है, कई सारी थ्योरी हैं। ये सब जर्नलिज्म में एक नॉर्मल बात है, इनको पढ़ना, याद रखना। कॉलोनियल गवर्नमेंट एडॉप्टेड ऑथोरिटेरियन प्रेस कंट्रोल। कॉलोनियल गवर्नमेंट जैसे इंग्लैंड, जिन्होंने दूसरे देशों पे जाके राज किया है ना, जिन्होंने इंपेरियलिज्म को फॉलो किया है कि अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाया है, दूसरे देशों पे कब्जा किया है। जैसे पुर्तगाल, है ना, तो पुर्तगाल की कॉलोनी इंडिया में भी थी, है ना। फ्रांस भी इंडिया में रहा। इंग्लैंड ने तो पूरे इंडिया पे ही कंट्रोल किया है। तो जितने भी ऐसे देश थे जिन्होंने कॉलोनीज बनाई, तो जिन देशों के ऊपर कॉलोनी बनाई उन्होंने, वहां पे ऑथोरिटेरियन प्रेस को रेगुलेट किया। इसी का एग्जांपल मैंने शुरू में दिया था कि इंडिया में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसीलिए लाया गया था ताकि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं या जो इंडियन जर्नलिज्म है उसको कंट्रोल कर सके। क्लियर है। मॉडर्न रिमेंड सीन इन टोटलिटेरियन रेजिम्स, क्रिटिसिज्म सप्रेस डेमोक्रेसी इन। तो आज की दुनिया में जो टोटलिटेरियन रेजिम्स हैं, यानी जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ईरान का एग्जांपल है, अयातुल्ला अली खामेनी वहाँ के डिक्टेटर हैं फिलहाल। कहने के लिए वो किंग हैं, रूलर हैं, या एम्परर कह सकते हैं उनको। ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो पहले रूलर थे उनका तख्ता पलट करके खुद सत्ता पे काबिज हुए हैं। तो वो इस थ्योरी को फॉलो करते हैं अभी में, टोटलिटेरियन रेजिम्स को। या जैसे अभी करंट में जो रशिया की सिचुएशन है व्लादिमीर पुतिन के गवर्नमेंट में, या कह सकते हैं कि अभी जो किम जोंग उन तो प्राइम एग्जांपल है ही, या कह सकते हैं कि चीन का जो जर्नलिज्म है, जो चाइना का जर्नलिज्म है, वो भी इस तरीके का जर्नलिज्म है कि अगर जो पीपल्स लिबरेशन पार्टी है वो अगर चाहे कि ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में ना जाए तो वो नहीं जा सकती, है ना। तो इस तरीके की जो रेजिम्स हैं या जो कंट्रीज हैं जो अभी भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस को कर रही हैं, है ना, वो भी ऑथोरिटेरियन प्रेस का ही एग्जाम्पल है। जैसे अरेबिक कंट्रीज हैं, वहाँ अभी भी राजा होता है, तो मीडिया राजा के कंट्रोल में होता है, कोई भी इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं होता अरेबिक कंट्रीज में। तो ये मॉडर्न रेजिम है जिसको नाम दे दिया टोटलिटेरियन रेजिम्स, है ना। तो इसी को ऑथोरिटेरियन प्रेस भी बोला जाएगा आज की दुनिया में। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, सप्रेसिस डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। तो जहाँ एक आदमी के हाथ में सत्ता होगी, है ना, तो वहाँ ह्यूमन राइट्स का तो सवाल ही नहीं है ना। क्योंकि ह्यूमन राइट्स तब एप्लीकेबल हो सकते हैं जब ह्यूमन को बोलने का अधिकार हो, स्पीच हो। स्पीच कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, कि बोल भी सकता है, बोली गई बात पर रिएक्ट भी कर सकता है। लेकिन ऑथोरिटेरियन थ्योरी कहती है कि कोई रिएक्ट नहीं कर सकता और ना बोलने का अधिकार है, वही बोला जाएगा जो हम चाहेंगे। तो ह्यूमन राइट्स तो ऐसे देश में हो ही नहीं सकता जहाँ ये हो सब हो रहा है। जैसे
रशिया में ह्यूमन राइट्स का वोलेशन ही है, नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट्स का वोलेशन है, ईरान में ह्यूमन राइट्स का वोलेशन है। तो इस तरीके के देश जहाँ जहाँ, जैसे सीरिया में ह्यूमन राइट्स का वोलेशन होता था बशर अल असद की गवर्नमेंट में। तो ये मॉडर्न एग्जाम्पल है जहाँ आपको देखने मिलेगा कि डेमोक्रेसी है, वोटिंग होती है, फलाना ढिमकाना सब होता है, लेकिन ये सब एक दिखावा है, एक छल है। बाकी डेमोक्रेसी को सप्रेस करने का ही काम होता है। किसी भी इस तरीके के देश में, चाहे वो चीन हो, रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, थोड़े दिन पहले तक सीरिया हो, कुछ साल पहले रोमानिया था, या अभी जो वेनेजुएला में हुआ थोड़े दिन पहले इंसिडेंट, इनमें आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक तरीके से वहाँ के शासक नहीं बैठे हुए थे, है ना। जैसे अभी करंट में अफगानिस्तान की सिचुएशन है कि तालिबान का राज है, तो कैसे आप चाह सकते हैं, मतलब कैसे आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट भी करती है या ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके की जो कंट्रीज हैं। इम्पॉसिबल है इस तरीके से कहना। तो ये थ्योरी इस तरीके से कुछ काम करती है, ह्यूमन राइट्स को दबाने और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम करती है। आई होप आपको ऑथोरिटेरियन थ्योरी समझ में आई होगी। आपको ये दो फैक्ट याद रखने कि 16 से 17वीं शताब्दी में इसका ओरिजिन हुआ। किसने किया? थॉमस हॉब्स और मैकियावेली ने। 1956 में एक फॉर्मलाइज तरीके से सीबर्ट, पैटरसन और स्क्रैम ने इसको थ्योरी का रूप दिया और पब्लिश कराया। तब से ये बन गई ऑथोरिटेरियन मीडिया थ्योरी। क्लियर है? और ये जो मेजर पॉइंट्स हैं इसके, एक तो स्टेट पावर्ड होता है, कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, और पब्लिक को फीडबैक देने का अधिकार नहीं होता। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी लिबर्टेरियन थ्योरी। ठीक है, लिबर्टेरियन थ्योरी ऑथोरिटेरियन थ्योरी का एग्जैक्ट अपोजिट है। अपोजिट बिल्कुल। अगर आप पहली लाइन अपने आंसर की लिख रहे हो तो अपोजिट टू ऑथोरिटेरियन। कैसे? ऑथोरिटेरियन थ्योरी कह रही थी कि मीडिया को कोई अधिकार नहीं है, सरकार का पपेट है, और जो सरकार बोलेगी वही होगा, पावर में बैठे हुए लोग ही कंट्रोल करेंगे। और लिबर्टेरियन थ्योरी कहती है कि पूरा मीडिया आज़ाद है, फुल आज़ादी है मीडिया को, जो चाहे वो कर सकता है। मीडिया वैसे काम करेगा जैसे मीडिया चाहेगा, सरकार जैसे चाहेगी वैसे बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो अगर मैं इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं तो जोहन मिल्टन बहुत फेमस फिलोसफर हैं, जॉन लॉक बहुत ही ज़्यादा फेमस फिलोसफर हैं, और जेएस मिल बहुत ज़्यादा, जॉन स्टुअर्ट मिल, अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो जॉन स्टुअर्ट मिल। तीनों जॉन है, जॉन मिल्टन, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन तीनों ने 17वीं शताब्दी में इस थ्योरी का ओरिजिन किया, यानी इस तरीके की बातों को सामने रखा कि एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक प्रेस होना चाहिए, कि सबको आज़ादी है पार्टिसिपेट करने की, और पूरी आज़ादी के साथ समाज में पत्रकारिता करने की, या बोलने की। बेसिकली अगर पत्रकारिता को भी हटा दें तो बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। इसी को आगे चल के जो सीबर्ट, पैटरसन और स्क्रैम है, वही जिन्होंने ऑथोरिटेरियन थ्योरी को भी फॉर्मलाइज किया था 1956 में, इस थ्योरी को भी इन्होंने ही फॉर्मलाइज तरीके से पब्लिश कराया। क्लियर है? तो आपको ये फैक्ट दोनों थ्योरीज में अलग अलग याद रखने कि जो ऑथोरिटेरियन थ्योरी थी वो पहले किसने दी थी, बाद में फॉर्मलाइज किसने किया। और लिबर्टेरियन थ्योरी में जो तीन जॉन है, जॉन मिल्टन, जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल, इन तीनों का नाम याद रखना है, क्योंकि इस थ्योरी का ओरिजिन मिलता है इन्हीं के डॉक्यूमेंट से। 17वीं शताब्दी में 1956 में सीबर्ट, पैटरसन और स्क्रैम ने इसको फॉर्मलाइज तरीके से सबके सामने रखा। थ्योरी के मेन पर्पस क्या है? जो मेन चीज़ है, पहला है फ्री प्रेस, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, पब्लिक रीजन और ट्रूथ। फ्री प्रेस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, कि जो प्रेस चाहे जैसे चाहे वैसे काम कर सकती है, अंडर द सर्विलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
या कह सकते कि विद द फॉलोइंग, बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के दायरे में रह के जितनी भी फ्रीडम के साथ काम किया जा सकता है, मीडिया आजाद है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सेकंड इज फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, यानी इंडिविजुअल का जो ओपिनियन है वो भी मैटर करता है। जो एक इंडिविजुअल अगर उसके पास एक आइडिया है सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, या सोसाइटी में जागरूकता बढ़ाने के लिए, या सरकार के खिलाफ जाके बोलने की संवैधानिक दायरे में रह के, तो वो आज़ाद है, पूरी तरीके से आज़ाद है, कुछ भी बोल सकता है, बस संविधान का ख्याल रखना है। पब्लिक रीजन का मतलब है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। जैसे उसमें था कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एम्परर करना है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पावर करना है, यहाँ नहीं है। यहाँ है पब्लिक के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, जो समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन या जो समाज की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, समाज के लिए, समाज के हित में काम करना है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि पब्लिक रीजन में काम करना है, जो ऊपर पावर बैठी है उसके रीजन में काम नहीं करना है, समाज को देख के काम करना और सच्चाई के साथ काम करना है, ट्रुथ के साथ। यानी यहाँ पे मीडिया को सच दिखाने की परमिशन है, ओपन है मीडिया, ओपन फॉर ट्रुथ। क्लियर? तो मीडिया बिल्कुल सच दिखा सकता है, सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकता है, जिसको जर्नलिज्म की लैंग्वेज में हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, कि गाली गलौज ना हो, मारपीट ना हो, और बाकी सवाल जवाब कितने भी हो सकते हैं। थोड़े से इसके पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब होता है कि हर इंसान के पास इंडिविजुअल राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के अंदर, वो इंडिविजुअल के राइट्स हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि फैमिली राइट्स हैं या कम्युनल राइट्स हैं कि इस कम्युनिटी को ये राइट है, इस कम्युनिटी को ये राइट है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इंडिविजुअल के राइट है, हर आदमी को समान अधिकार हैं सेम तरीके से, है ना। तो जिसको अपना आइडिया लग रहा है कि ये काम करेगा समाज में, या जिसको लग रहा है कि मैं बोल सकता हूँ किसी टॉपिक के ऊपर, किसी बात को रख सकता हूँ, तो उसके पास इंडिविजुअली भी राइट है कि खुद से पार्टिसिपेट कर सकता है वो, एज अ जर्नलिस्ट भी, एज अ कम्युनिकेटर भी, एज अ इन्फ्लुएंसर भी। आजकल आप देख ही रहे हैं कि हर कोई इन्फ्लुएंसर बना घूम रहा है, वो यहीं से आता है, इंडिविजुअल फ्रीडम से, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19(1)(a, इसके तहत ही आजकल ये जो इतना ड्रामा मचा पड़ा है इंडिया में फ्रीडम के नाम पे, वो यहीं से आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से और इंडिविजुअल फ्रीडम से। मीडिया फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कोई मीडिया का इंटरफेरेंस नहीं होता। जो लिबर्टेरियन प्रेस होती है, मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकता है ना, तो कोई गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं कर सकती मीडिया को। मीडिया ओपन है, मीडिया फ्री है, मीडिया खुद में सेल्फ समझदार होता है कैसे काम करना है। नो प्रायर सेंसरशिप अलाउड। जैसे उसमें हो रहा था कि पहले कोई एक इंसान सेंसर करेगा, चीज़ों को चेक करेगा कि क्या ठीक है नहीं है। इसमें जो कंपनी होती है, कंपनी को राइट है कि वो ही अपने आप से सेंसर करे कि हाँ हम ठीक लिख रहे हैं और पब्लिश करें। पूरी तरीके से आज़ाद है मीडिया, कोई किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सोवर्निटी के साथ डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगे और किसी से परमिशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट इज मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज एंश्योर्स ट्रूथ। यानी जो लिबर्टेरियन प्रेस होती है, वो आपके जो आइडियाज होते हैं उनकी एक जगह होती है कि आपको कहीं बोलने का अधिकार नहीं है, आप यहाँ आके बोलो। जैसे इंडिया के अंदर आम आदमी को पूरी तरीके से अधिकार है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे ढंग में
कुछ भी बोल सकता है संवैधानिक दायरे के अंदर रह के। सरकार से सवाल जवाब कर सकता है, अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपने आइडिया को सामने ला सकता है, अपने किसी सरकार की बनाई हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस पर रिएक्ट कर सकता है, अपना ऐतराज जता सकता है इन, और चाहे तो कोई एक्शन भी ले सकता है अगर जुडिशियल एक्शन लेना है कि नहीं पसंद तो नहीं पसंद, है ना। तो इतने ज़्यादा जो अधिकार हैं वो लिबर्टेरियन थ्योरी देती है किसी भी जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस को, जो हम आम आदमी भी करता है। तो ये एक फायदा है। पब्लिक इज रेशनल एंड डिस्कर्निंग। प्रेस फंक्शन एज वॉचडॉग। वॉचडॉग को अगर मैं बताऊं तो वॉचडॉग कहते हैं नज़र रखने वालों को, कि जो लिबर्टेरियन थ्योरी को प्रैक्टिस करने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको फ्रीडम है नज़र रखने की, समाज में क्या चल रहा है, सरकारी व्यवस्थाओं में, तंत्र में क्या चल रहा है। जैसे एक एक्ट इंडिया में है आरटीआई 2005। तो आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है ये, कि हमें अधिकार है किसी भी जानकारी को सीधे सरकार से लेने का। मान लो मुझे ये लेना है कि मिड डे मील पे भारत सरकार ने कितना खर्चा किया है। अब मुझे वो किसी न्यूज़ आर्टिकल पे भरोसा नहीं हो रहा, किसी टीवी चैनल पे भरोसा नहीं हो रहा, तो मुझे अधिकार है कि मैं सरकार से सीधे मांग लूँ, है ना। एक मैं उनसे बोल दूं कि मुझे डेटा चाहिए, उनका फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे वो डेटा देना। तो ये मेरा अधिकार दिया हुआ है, इंडियन मीडिया को ये अधिकार है कि वो नज़र रख सकती है कि सरकार कहाँ कैसे क्या काम कर रही है पूरी तरीके से। तो लिबर्टेरियन थ्योरी एकदम फ्रीडम देती है इस चीज़ का भी कि आप नज़र रख सको समाज में क्या चल रहा है। ओनरशिप इज प्राइवेट एंड कॉम्पिटेटिव। प्राइवेट एंड कॉम्पिटेटिव का मतलब है कि एक तो इंडिविजुअल ओनरशिप हो सकती है, इंडिविजुअल ओनरशिप यानी अब कोई ऐसा नहीं है कि सरकार से मिला के ही आप ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हो, या ऐसा कि किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, इस तरीके का नहीं है। आप एज अ इंडिविजुअल ओनर भी कोई जर्नलिस्टिक कंपनी शुरू कर सकते हो आप चाहो तो। दूसरा है कॉम्पिटिटिव। इस वर्ड का मतलब है कि मोनोपोली नहीं है। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है वन, होल एंड सोल। यानी हमारे इंडियन मीडिया में कोई भी ऐसा एक ग्रुप ऑफ कंपनी या एक इंडिविजुअल इंसान ऐसा नहीं है जिसने पूरे मीडिया पे कब्जा करा हुआ है। यहाँ ओपन कॉम्पिटिटिव है, ये ओपन कंपटीशन है कि आज तक है तो उसके कंपटीशन में इंडिया टीवी है, रिपब्लिक भारत है तो उसके कंपटीशन में इंडिया टुडे बैठा है ना। दैनिक भास्कर है तो अमर उजाला, हिंदुस्तान बैठे हैं। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया है तो द हिंदू बैठा है। तो फुल कंपटीशन है कि जर्नलिज्म में भी आपस में कंपटीशन करने के लिए इंडिपेंडेंस दी हुई है लिबर्टेरियन थ्योरी को। तो जो इंडियन मीडिया प्रैक्टिस करता है करंट में, दैट इज लिबर्टेरियन थ्योरी। पूरी तरीके से आज़ाद है इंडियन मीडिया। अगर आपको ये कहीं सुनने में मिल रहा है कि इंडिया इज अ गोदी मीडिया कंट्री एंड गोदी मीडिया इज दैट दिस, तो एक बार आप ऑथोरिटेरियन कंट्रीज में जाके इंडियन मीडिया को कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ का मीडिया कैसा है और यहाँ का मीडिया कैसा है। तब आपको लगेगा कि हाँ, इंडिया लिबर्टेरियन मीडिया थ्योरी को ही फॉलो करता है। एक बार ऑथोरिटेरियन थ्योरी को जाके देख लीजिए, या उन कंट्रीज़ में जहाँ ऑथोरिटेरियन थ्योरी फॉलो करी जाती है वहाँ कुछ टाइम बिता के आइए, फिर वहाँ 2-4 रील बनाओ, फिर पता चलेगा कि जब उन रील पे भी सेंसरशिप लगेगी कि ये शूट क्यों करी गई है इंडिया में रह के। पोस्ट पब्लिकेशन अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट। ये एक, मैं ड्रॉबैक तो नहीं बोलूँगा, ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपने कुछ पब्लिश किया है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के लिए जो आपने पब्लिश कर दिया है। कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई नहीं रोक रहा आपको पब्लिश करना, लेकिन अगर पब्लिश कर दिया है तो अकाउंटेबिलिटी आपकी, अब आप जिम्मेदार हो उसके। तो एक तरीके से गलत बोलने की गुंजाइश नहीं है ना, वो आपको नहीं मिलती कि आप कुछ गलत बोल दो या इंडियन जुडिशरी के अगेंस्ट चले जाओ, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं, या भारत सरकार की या भारत सरकार में बैठे उच्च पदों की, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति,
उनकी ऐसी अवहेलना करो जो निरर्थक हो या जो तथ्यात्मक रूप से ठीक ना हो, है ना। ऐसा नहीं कर सकते, उसके जिम्मेदार आप होगे, क्योंकि ये बोलता है कि आप इंडिपेंडेंट हो बोलने के लिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बाद में। एनकरेज डिबेट, ऑफ कोर्स आपको डिबेट करने का अधिकार है, आप किसी मुद्दे पे अपनी राय रख सकते हैं और किसी भी एंगल से और कैसे भी रख सकते हैं। डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म, डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म का मतलब है कि आप अपनी राय भी दे सकते हैं, और अगर किसी ने कुछ बोला है और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा तो ओपन टू क्रिटिसाइज हो आप, ओपन टू क्रिटिसाइज। जैसे हर थोड़ी थोड़े दिन में इंडिया में कोई बिल आता है और उसको खूब हल्ला मचता है, सड़कों पर उतरते हैं लोग, तो आप ओपन टू क्रिटिसाइज हो, है ना। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप खूब क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी पॉलिसी को, किसी गवर्निंग रूल को, किसी टर्म एंड कंडीशन को, किसी कोई एक्टिविटी अगर सरकार की तरफ से हो गई है तो आप खूब उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। ट्रूथ इमर्जेस थ्रू फ्री डिस्कशन, आप फ्री हो बोलने के लिए और सच्चाई उगलवाने के लिए। इन्फ्लुएंस्ड फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान है, उसका फर्स्ट अमेंडमेंट लिबर्टेरियन थ्योरी के ही पर्सपेक्टिव से हुआ था, आज़ादी देने के लिए। बेसिकली जो यूएस मीडिया है, एज पर मी, वो एक तगड़ा एग्जाम्पल है लिबर्टेरियन प्रेस का, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकन राष्ट्रपतियों को इस्तीफे देने पड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया हाईलाइटेड समथिंग। जैसे कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अभी जो ये एप्स्टीन फाइल्स का केस चल रहा है ना, तो अभी इस्तीफा तो हुआ नहीं है राष्ट्रपति जी का, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनसे एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करवाने के लिए मीडिया ने प्रेशर बनाया था, और राष्ट्रपति को झुकना पड़ा, मानना पड़ा मीडिया की बात को, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ये बोलना पड़ा कि इनको रिलीज करो, और रिलीज हुई एप्स्टीन फाइल और पूरी दुनिया के सामने आ जाइए। इसके अर्ली एग्जाम्पल हैं, है ना, लिबर्टेरियन थ्योरी के, ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रेस। ब्रिटिश का नाम सुन के आप चौंक भी सकते हैं, क्योंकि ऑथोरिटेरियन थ्योरी में भी इसका नाम आया था। ब्रिटेन ने ऑथोरिटेरियन थ्योरी को फॉलो किया था उन कंट्रीज के ऊपर जो उसकी कॉलोनीज थी, वहां ऑथोरिटेरियन थ्योरी को फॉलो किया था, और जो उसका देश है वहां उन्होंने लिबर्टेरियन थ्योरी को फॉलो किया था कि हमारे देश में मीडिया को बोलने की आज़ादी है। यही रीज़न है कि इंडिया की आज़ादी में एक सबसे बड़ा जो रोल था वो ये भी था कि ब्रिटेन के लोग अंदर ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे कि कॉलोनीज को ख़त्म किया जाए, और उस चीज़ को जो ब्रिटिश मीडिया था उसने खूब हाईलाइट किया था कि अब कॉलोनीज को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये बढ़िया एक एग्जांपल है कि ब्रिटेन ने अपने देश में लिबर्टेरियन प्रेस को बढ़ावा दिया हुआ था। क्लियर। क्रिटिसिज्म है इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक दायित्व हैं उनको इग्नोर कर देती है। यही रीज़न है कि आगे चल के एक और मीडिया थ्योरी बनी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। वो एक डिफरेंट थ्योरी है, मिलती जुलती ही है इससे, लेकिन डिफरेंट मीडिया थ्योरी है। तो ये इग्नोर करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि अपने ऊपर समाज का दायित्व नहीं लेती कि हमारी जिम्मेदारी है समाज के दायित्व को लेने की। हमारा काम है समाज का सच दिखाना, सरकार का सच समाज को दिखाना, समाज की चीज़ें समाज को ठीक करके दिखाना, या सरकार और समाज के बीच में सही तालमेल बनाना इंडिपेंडेंस के साथ। लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हम जिम्मेदार नहीं है किसी चीज़ के लिए, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लीड्स टू मीडिया मोनोपोलीज इफ़ अनचेक्ड। इस तरीके का जो इंडिपेंडेंस होता है, जो इतनी ओपननेस होती है, इतनी इंडिपेंडेंस होती है जो मीडिया ऑन करता है, मीडिया के पास होती है, वो मोनोपोलीज को अपनी तरफ बुलावा दे सकती है अगर अनचेक्ड हो। यानी कि अगर इस चीज़ को सीरियस ना लिया जाए कि एक ही कंपनी, एक ही इंसान है जो मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब अगर एग्जांपल लें कि इंडिया टुडे है, अब इंडिया टुडे अपना हिंदी न्यूज़ चैनल भी बना ले, जो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, बंगाली और
भोजपुरी, इनके मीडिया चैनल्स बना ले, न्यूज़पेपर भी शुरू कर दे सभी लैंग्वेजेस में, डिजिटल मीडिया पे भी जैसे ललन टॉप इंडिया टुडे का ही है वो भी शुरू कर दे, तो इसको मोनोपोली बोलेंगे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्योंकि लिबर्टी है, एक आदमी हर फील्ड के न्यूज़ चैनल बना सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है कंट्री में अगर चेक ना हो या कंपटीशन में कोई ना उतरे। लेकिन इंडिया में इस चीज़ के भी रूल बने हुए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कंपनी सारी मीडिया कंपनीज को खरीद ले, है ना। तो ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कंपटीशन है यहाँ पे, कंपटीशन को रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसी मोनोपोली क्रिएट नहीं होने दी जा सकती सरकार के द्वारा भी। तो दिस इज लिबर्टेरियन थ्योरी। तो आई होप आपको ऑथोरिटेरियन मीडिया थ्योरी और लिबर्टेरियन मीडिया थ्योरी, ये जो दो नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं, ये अच्छे से समझ आई होंगी। मेजर बुलेट पॉइंट्स आपको मैंने अपने दिखाए। आपको ये जो बेसिक छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये वाली जो जिन पे एनटीए का ज़्यादा फोकस रहता है ना, ये वाली, ये और ये, इनको आप नोट कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, कहीं स्टिकी नोट्स की तरह चिपका सकते हैं, या एक चार्ट बना सकते हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, इस तरीके से। और ये जो एक मेजर प्रिंसिपल है, ये वाला लिबर्टेरियन का और ये वाले ऑथोरिटेरियन के, ये ज़रूर याद रखने और इनको ध्यान में रखना है कि ये सब किस थ्योरी में होता है। अगर ये भूल गए या कंफ्यूज हो गए या मिक्सअप हो गया सबका, तो समझ लो सब खत्म। क्लियर। इसी के लिए अगर इनको अच्छे से डिफरेंशिएट करना सीखना है कि कौन सी थ्योरी में क्या था, तो जो लास्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन टू नॉर्मेटिव थ्योरीज, उसको ज़रूर देखना। उसमें मैंने इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि इन थ्योरीज का जो कन्फ्यूज़न है, जो 6 थ्योरी हैं का जो कन्फ्यूज़न है वो कैसे दूर करें कि किस थ्योरी में क्या था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।